Hello guys, welcome to our channel Rebirth of Fire Girl Part 4. Chapter 23 I Want Divorce Wing कंपनी ये एक सीक्रेट एजेंट कंपनी है जो लगभग 25 साल से चल रही है। इस कंपनी में ऐसे लोगों को रखा जाता है जिनका आईक्यू और उसकी फाइटिंग स्किल अच्छी होती है और इसके साथ ही किसी एक फील्ड में एक्सपर्ट होता है जो हर सिचुएशन को हैंडल करना जानता है। इस कंपनी को तब शुरू किया गया था जब काफ़ी सारे गैर कानूनी काम होते थे जैसे ड्रग और ह्यूमन ट्रैफिकिंग, अलग अलग जगह पर बॉम्ब प्लांट करके मासूम लोगों की जानें लेना और भी न जाने कितने ऐसे काम जिसे गवर्नमेंट नहीं रोक पाती है। तब विंग कंपनी ने अपने बेस्ट एजेंट तैयार किए जो इस सबको को सीक्रेट तरह से रोकता है। शुरू में गवर्नमेंट इस कंपनी पर रोक लगाना चाहती थी, लेकिन जब यहाँ के एजेंट ने गलत कामों को होने से रोका तो जिसे देखकर गवर्नमेंट भी कुछ नहीं कर पाए। अब ये कंपनी काफ़ी पॉपुलर हो गई है, इसमें हर एज के लोगों को रखा जाता है लेकिन इसकी रिक्वायरमेंट काफ़ी हाई है, इसलिए कुछ गिने चुने लोग ही यहाँ के बेस्ट एजेंट बन पाते हैं। यहाँ पर हर एक टीम के ग्रुप का नाम होता है। इरा और उनकी टीम का नाम मून ग्रुप है। मून ग्रुप बेस्ट टीमों में से एक है। अभी जो उनकी टीम को मिशन मिला था वो काफ़ी इम्पोर्टेंट था क्योंकि उन्हें पता चला था उन साइंटिस्ट को एक ऐसा फॉर्मूला बनाना था जिससे एक साथ करोड़ों लोगों को मारा जा सके। मून ग्रुप को इस मिशन के लिए इसलिए चुना गया था क्योंकि उनकी फाइटिंग स्किल के साथ साथ वो टेक्नोलॉजी में एक्सपर्ट है। ओके, बैक टू स्टोरी। चीफ इरा से कहते हैं क्या आपको पता चला कि वो लोग क्या बना रहे हैं? इरा कहती है चीफ आपको 2 दिन में पता चल जाएगा। उसके अलावा हमें काफ़ी कुछ ऐसा मिला है जिसका हमें ये पता चल सकता है कि इसके पीछे कौन है। चीफ ओके एजेंट 101 ये आपकी जिम्मेदारी है। फिर वो सभी की तरफ देखते हुए कहते हैं यहाँ पर एक और टीम ऐसी है जिसने अपने मिशन को पूरी तरह से कंप्लीट किया है। सभी लोग चीफ की बात सुन वहाँ देखते हैं जहाँ अभी चीफ देख रहे थे ड्रैगन ग्रुप जिसके लीडर को ड्रैगन किंग कहते हैं। ये ग्रुप सबसे बेस्ट ग्रुप है। बाकी के एजेंट भी बहुत कम बार इस ग्रुप के मेंबर से मिल पाते हैं। ते ग्रुप काफ़ी सीक्रेट है, कब क्या करते हैं किसी को मालूम नहीं होता। चीफ कहते हैं किंग सच में तुम और तुम्हारी टीम हर बार हमें हैरान कर देती है। चीफ की बात सुन सभी कंफ्यूज हो जाते हैं। तब चीफ कहते हैं जैसे कि सबको को पता था वे लोग अपना फॉर्मूला बनाकर समुद्र के रास्ते आज ही जाने वाले थे, लेकिन उससे पहले ही वो हमारे देश को बड़ा झटका देने वाले थे। इसके लिए उन्होंने इस सिटी के पॉपुलेशन वाले एरिया में बॉम्ब लगा रखा था जिससे वो जब ये देश छोड़कर जाए तब उसे विस्फोट कर आराम से यहाँ से चले जाए। लेकिन हमारे 2 बेस्ट टीमों ने उनके कामों को अंजाम होने से रोक दिया। कहते हुए चीफ तालियां बजाने लगते हैं। उनके साथ बाकी के सभी लोग, वही 2 लोग बस एक दूसरे की तरफ देख रहे थे लेकिन दोनों की आंखों के जज्बात अलग अलग थे। ये दोनों में से एक इरा थी जो किंग को देख रही थी। उसे देखकर कहती है ये पर्सन काफ़ी मिस्टीरियस है, इसे देखकर मुझे उस इंसान की याद आती है जिसे मैं हद से ज़्यादा नफरत करती हूँ। उसकी आंखों में ईशान को याद कर नफरत देखी जा सकती है। वही किंग जो कोई और नहीं बल्कि ईशान ही था। वो एक तक इरा को देख रहा था। उसने भी इस टीम के बारे में काफ़ी कुछ सुना था लेकिन आज पहली बार मिल रहा था और जब से इरा आई थी उसे ही देख रहा क्योंकि उसे ऐसा लग रहा था जैसे वो उसे जानता है। तभी चीफ की आवाज़ एक बार फिर आती है। वो कहते हैं मुझे कुछ इम्पोर्टेंट बात करनी आप लोगों से। मैं चाहता हूँ ड्रैगन और मून ग्रुप साथ काम करे। बट वाई चीफ, आप किस लिए चाहते हैं हम साथ काम करें? इरा कहती है क्योंकि लूसीफर इंडिया आ रहा है। हाँ, आप लोग ने सही सुना, लूसीफर माफिया किंग जिसने न जाने अब तक कितने गलत काम किए हैं। कब आ रहा है? किंग उर्फ ईशान कहता है ये अभी पता नहीं चला है, तब तक आप लोग अपनी तैयारी करें क्योंकि इस बार वो बचना नहीं चाहिए। कहते हुए चीफ अपनी जगह से खड़े हो जाते हैं। उनके साथ ही सभी खड़े हो जाते हैं। चीफ एक बार फिर कहते हैं आई होप यू गाइज डोंट हैव एनी प्रॉब्लम। We have to catch Lucifer at any cost. This time he must no escape from us, understand? Yes sir कहते हुए सभी चीफ को ग्रिट करते हैं। फिर सभी वहां से चले जाते हैं। नेक्स्ट डे स्टारलाइट होटल के एक रूम में 2 लोग एक दूसरे को पकड़कर सोए हुए थे। ये दोनों कबीर और कृष्णा ही थे। धीरे धीरे कबीर की नींद खुलने लगती है। वो अपनी आंखें खोलता है। उसके सिर में काफ़ी दर्द हो रहा था। बेड पर बैठकर सोचता है कि वो कहाँ है। फिर धीरे धीरे उसे रात की चीज़ें याद आने लगती है। वो फिर झट से अपने बगल में देखता है तो कृष्णा बिल्कुल एक छोटे बच्चे की तरह सो रही थी। एक पल को कबीर कृष्णा की मासूमियत में खो सा जाता है लेकिन फिर तभी उसे कुछ याद आता है और वो गुस्से से कृष्णा की बांह पकड़ तेजी से उसे खड़ा कर देता है। कृष्णा जो सुकून से सो रही थी ऐसे अचानक से खींचे जाने से चौंक जाती है। तभी उसे अपने हाथ में दर्द का एहसास होता है जिससे वो अपने सामने खड़े कबीर को देखती हुआ जो उसे गुस्से से देख रहा था।
मुझे नहीं पता था तुम इतना नीचे गिर सकती हो। कहते हुए कबीर कृष्णा के बाह को छोड़ उसके गालों को जोर से पकड़ लेता है और अपने दांत पीसते हुए कहता है, पहले मेरा पीछा किया और जब तुम्हें मालूम हुआ कि मुझे ड्रग दिया गया है तो तुम मेरे पास चली आई। तुम्हें क्या लगा ऐसा करने से मैं तुम्हें अपना लूंगा? कहते हुए कबीर अपनी पकड़ कस देता है जिससे कृष्णा को बहुत दर्द हो रहा था, जिससे उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं, लेकिन कबीर को कोई फर्क नहीं पड़ता। कृष्णा अपने दोनों हाथों से कबीर का हाथ हटाती है और कहती है, ये क्या बकवास कर रहे हैं आप? कबीर, मैंने कब आपका पीछा किया? वो तो आप थे जिसने मुझे अपने कमरे में खींच लिया। कबीर, जो कृष्णा के अपने हाथ हटाने से गुस्से में था, वो कृष्णा के बालों को पकड़ खुद के करीब कर कहता है, जब ये पूरा फ्लो मेरे लिए बुक है तो तुम यहाँ क्या कर रही थी? बोलो। कहते हुए कबीर कृष्णा के बाल छोड़ देता है, गुस्से से उसे घूरने लगता है। मैं काफ़ी नशे में थी इसलिए गलती से यहाँ आ गई, लेकिन मैं आपकी पत्नी हूँ, अगर आ भी गई तो क्या हुआ? कहते हुए कृष्णा की आंखों से आंसू बह निकले। कबीर कहता है, पत्नी माय फुट, मैंने तुमसे पहले भी कहा था मेरा तुमसे कोई रिश्ता नहीं है, और कल जो तुमने हरकत की है उसके बाद तुम मेरी नज़रों में और भी गिर गई हो। कृष्णा कबीर की बात सुन अंदर तक टूट जाती है। आखिर कौन वाइफ अपने हस्बैंड के मुंह से इस तरह की बातें सुन सकती है? वो अपनी नम आंखों से कबीर को देखते हुए कहती है, ठीक है, आपके लिए ये रिश्ता बोझ है ना, आज से आप इस रिश्ते से आज़ाद है। कबीर कहते हैं, क्या मतलब है तुम्हारा? अब कौन सा ड्रामा करने वाली हो? कृष्णा कहती है, कोई ड्रामा नहीं है, मैं आपको इस रिश्ते से हमेशा हमेशा के लिए आज़ाद कर रही हूँ। आई एम गिविंग यू अ डिवोर्स। जारी है। लो भाई, मान ली आपकी बात, अब देखते हैं कि क्या सच में कृष्णा कबीर से डाइवोर्स ले रही है या नहीं। चैप्टर 24, तेरे जिसे यार कहा। कृष्णा ने डिसाइड कर लिया था कि वो कबीर से डाइवोर्स लेगी। आखिर कब तक वो एक ऐसे रिश्ते को संभालती जिसका कोई फ्यूचर ही नहीं था। कुछ दिनों बाद इरा अपने क्लास में थी, अभी कोई टीचर नहीं आए थे, सारे स्टूडेंट अपने में बिजी थे। तभी उनके क्लास टीचर आते हैं, उनके साथ एक और टीचर थी, उनका नाम शांति है। वो बच्चों के अदर एक्टिविटी का ध्यान रखती है, जैसे डांस, म्यूजिक, ड्रामा। कॉलेज में होने वाली फंक्शन, इन सब का जिम्मा उन्हें ही दिया गया था। काफ़ी स्टूडेंट उन्हें पसंद करते हैं, ये है तो वैसे अच्छी, लेकिन अगर किसी के बारे में कोई राय बना ले तो उन्हें बदलना काफ़ी मुश्किल है। जैसे कोई इन्हें अच्छा लगता है तो वो इंसान अच्छा है, और कोई बुरा लगता है तो बुरा, भले ही असल में वो इंसान कैसा है उन्हें उससे फ़र्क नहीं पड़ता। टीचर शांति क्यारा को बहुत पसंद करती है क्योंकि क्यारा हमेशा उनकी सारे बातें मानती है। इनसे अलावा वो डांस और ड्रामा में काफ़ी अच्छी है। टीचर शांति क्लास के अंदर आते हुए कहती है, बच्चों, जैसे कि हम सब जानते हैं, हर साल की तरह इस साल भी हमारे कॉलेज में बेस्ट टैलेंटेड स्टूडेंट को अपना टैलेंट दिखाने के लिए फेस्ट कंपटीशन होता है, और इस साल भी हो रहा है। इसलिए जो भी बच्चे इसमें पार्टिसिपेट करना चाहते हैं वो अपना नाम रजिस्टर करवा ले। फिर वो क्यारा से कहती है, क्यारा, मुझे पूरा विश्वास है तुम पिछली साल की तरह अपना बेस्ट दोगी। क्यारा अपनी वही इनोसेंट सी स्माइल के साथ कहती है, मैम आप चिंता मत करिए, मैं आपके विश्वास को टूटने नहीं दूंगी, मैं अपने कंपटीशन के लिए काफ़ी प्रैक्टिस की है। तभी एक आवाज़ आती है, सॉरी शांति मैम, लेकिन इस बार आपकी प्यारी स्टूडेंट जीत नहीं पाएगी क्योंकि उसके अपोजिट मैं खड़ी हूँ। इस आवाज़ को सुन सभी उस दिशा में देखते हैं जहां इरा बहुत ही स्टाइल से खड़ी थी और अपनी बातें कह स्माइल कर रही थी। इरा ने डिसाइड कर लिया था कि अब वो पाने दुश्मन से वो चीज़ छीनेगी जो उसे सबसे ज़्यादा पसंद हो, किसी और पता हो या ना हो, लेकिन इरा अच्छी तरह जानती थी क्यारा को लोगों की अटेंशन कितनी अच्छी लगती है, इसलिए सबसे पहले इरा वही छीनेगी। फिर धीरे धीरे इरा क्यारा को ये तोड़ देगी कि वो अपनी सच्चाई खुद सामने से कबूल करेगी। टीचर शांति कहती है, इरा, ये बच्चों की कंपटीशन नहीं है जहां तुम जीतने की बात कर रही हो या फिर तुम वहां भी जाके मारपीट कर जीतने का सोच रही हो। उनकी बात पर सारे स्टूडेंट हंसने लगते हैं क्योंकि सभी को बस यही लगता है इरा बस मारपीट और पढ़ाई में अच्छी न कि अदर एक्टिविटी में, और उनका सोचना भी गलत नहीं था क्योंकि इरा ने अपने किसी भी खूबी को उन लोगों को दिखाया नहीं था। क्यारा भी कहती है, हाँ इरा, मैं जानती हूँ तुम मेरी वजह से इस कंपटीशन में पार्ट लेना चाहती हो, लेकिन मैं नहीं चाहती कि तुम अपना मजाक बनाओ, प्लीज़ तुम इस कंपटीशन में पार्टिसिपेट मत करो। क्यारा बोल तो ऐसा रही थी जैसे उसे इरा की कितनी ही फिक्र हो, लेकिन साथ में वो सबको बताना भी चाह रही थी कि उसे कुछ भी नहीं आता। इरा भी सब कुछ समझ रही थी लेकिन वो कुछ नहीं कहती। वो शांति टीचर की तरफ देखकर कहती है, मैम आप मेरा नाम रजिस्टर कर दीजिए, बाकी रही जीतने की बात वो आपको कंपटीशन के वक्त पता चल जाता है, और क्लास से बाहर चली जाती है। उसे पता था अभी कुछ भी कहना बेकार है।
इरा कॉरिडोर से चलाते हुए सोचती है, पता नहीं मुझे पिछली लाइफ में किस कीड़े ने काटा था जो बस बेवकूफ़ी करती थी। बोलते वक्त को उदास हो जाती है क्योंकि अपने उसी बेवकूफ़ी की वजह से लोग हमेशा उसका मजाक उड़ाते थे। तभी किसी के गाने की आवाज़ आती है, मेरी जिंदगी सवारी मुझको गले लगाकर बैठा दिया फलक पर मुझे खत से उठाकर, यारा तेरी यारी को मैंने तो खुदा माना, याद करेगी दुनिया तेरा मेरा अफसाना। इरा अपने पीछे देखती है, नील हाथों में गिटार लिए गा रहा था। तभी मनन आगे आके इरा के गालों पर हाथ रख आगे गाता है, मेरे दिल की दुआ है कभी दूर तू न जाए, तेरे बिना हो जीना ये दिन कभी न आए। ये लाइन आते ही इरा ने आंखों से आंसू निकलने लगते हैं। पिछली लाइफ उसे अपने दोस्तों को खोना पड़ा था, उनके बिना जीना तो सच में मौत से भी बदतर थी उसकी जिंदगी। ईशानी इरा के आंसू पोंछे हुए कहती है, तेरे संग जीना यहाँ तेरे संग मर जाना, याद करेगी दुनिया तेरा मेरा अफसाना। फिर सभी यानी इरा, मनन, नील, ईशानी, मोना, अविका सभी साथ में एक दूसरों को देखते हुए गाते हैं, तेरे जैसे यार कहा कहा, तेरे जैसे याराना, याद करेगी दुनिया तेरा मेरा अफसाना। सभी के आंखों में खुशी की आंसू थे। तभी इरा कहती है, तुम लोग बहुत अजीब हो, मैं उदास थी तो तुम लोगों को मुझे हंसाना चाहिए, यहाँ तुम मुझे रुला रहे हो। मोना नील के सर पर तापी मरते हुए कहती है, सब इसकी गलती है, उसी ने ये गाना चूज किया था, हम तो बस इसके साथ आगे के लाइन गा रहे थे। इरा अपने दोस्तों को देखते हुए कहती है, पता नहीं तुम लोगों के बिना मेरा क्या होता, वही होता जो मजूरे खुदा होता। कहकर मोना फिर हंसने लगती है। उसके सभी दोस्त लाइक इसका कुछ नहीं हो सकता। ईशानी कहती है, जान कितनी सेठी बातें करने लगी है आजकल, चल छोड़ ये सब। तभी अविका कहती है, गायज एक ग्रुप हक को बनता है न, उसकी बात पर एक दूसरे के गले लग जाते हैं। वहाँ और काफ़ी सारे स्टूडेंट थे क्योंकि वो लोग गाना गाते हुए ग्राउंड में आ गए थे, इसलिए वहाँ मौजूद सभी स्टूडेंट का ध्यान उन लोगों की तरफ ही था। सभी जानते थे चाहे कुछ भी हो जाए ये लोग कभी अलग नहीं होंगे। उन लोगों से थोड़ी दूर पर खड़े ईशान और उसके फ्रेंड्स जो वहीं पर थे, सब इरा और उसके दोस्त को ही देख रहे थे। उन लोगों की देखते हुए उन्हें अपनी दोस्ती याद आ रही थी। भले ही वो लोग अपनी फीलिंग सही से शेयर नहीं कर पाते, लेकिन अपने दोस्तों के लिए कुछ भी करने से पीछे नहीं हटते हैं, हमेशा ही एक दूसरे के साथ रहे हैं। हर एक अच्छे बुरे साइड को वो लोग जानते हैं। जब उन लोगों ने अपना बिजनेस स्टार्टअप करा था तब अपने फैमिली से एक भी पैसा नहीं लिया था, जो कुछ किया पांचों ने मिलकर किया था। काफ़ी मुश्किल आई लेकिन साथ में मिलकर हाल किया। अपने अच्छे दिनों को याद कर उन पांचों के ही चेहरों पर एक प्यारी सी स्माइल आ जाती है। ईशान जो शायद ही कभी दिल से स्माइल करता था, वो आज अपनी स्माइल से खुद ही हैरान था। फिर अपने सामने देखता है जहां इरा मनन से बातें करते हुए किसी स्माइल पर हंस रही है, जिसे देखते हुए अनजाने में ही वो भी स्माइल करने लगता है, जिसका पता शायद उसे भी नहीं था। क्यारा जो अभी अभी यहाँ आई थी वो ईशान की तरफ देखती है, जो एक तक इरा को देख रहा था, जिससे उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। वो इरा की तरफ देखते हुए कहती है, ये इरा भी न पहले क्लास में शांति मैम से बहस की और अब यहाँ जानबूझकर नाटक कर रहे हैं, जैसे इसे कितना ही बुरा लग गया। मैंने तो माना भी किया फेस्ट कंपटीशन में पार्ट न ले, लेकिन उसने मुझे ही उल्टा सुना दिया। कहते हुए अपनी फेस बिल्कुल रोने जैसे बना लेती है। उसे पक्का यकीन था ईशान उसकी बात सुन इरा को कुछ न कुछ जरूर कहेगा और फिर से उसका सारा अटेंशन उसकी तरफ आ जाएगा। इतना सोचते हुए वो ईशान की तरफ देखती है। ईशान और उसके दोस्तों ने क्यारा की बात सुन ली थी। ईशान के दोस्तों को क्यारा पर बहुत गुस्सा आता है, वो जान गए थे क्यारा ईशान को भड़काने के लिए ये अब कुछ बोल रहे थे, लेकिन वो फिर भी चुप रहते हैं। इधर ईशान जिसने क्यारा की बात सुनी ही, वो हल्के गुस्से में क्यारा से कहते, इरा क्या कर रही है, उससे तुम्हें मतलब नहीं होना चाहिए, और जब तुम्हें पता था कि वो तुम्हें पसंद नहीं करती तो क्यों उसके मामले में पड़ रही हो। और हाँ, आइंदा से मेरे सामने इस तरह की फालतू बातें करने की ज़रूरत नहीं है, तुम भी अच्छी तरह से जानती हो मैं बस इसलिए तुम्हें खुद के साथ रखता हूँ क्योंकि मेरी मॉम ये चाहती है। कहते हुए वो अपनी क्लास की तरफ चला जाता है। ईशान को जब से इरा ने इग्नोर करना शुरू किया है तब से उसे पता नहीं क्या हो रहा है, वो बस इरा के बारे में ही सोचता है। और आज जब क्यारा ने इरा के बारे में गलत कहा, उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। क्यारा जो बस रोने का नाटक कर रही थी, वो सच में रोने लगती है। आखिर पहली बार किसी ने उससे इस तरह से बात की थी, वो भी उस इंसान ने जिसे वो पसंद करती है। वो इरा की तरफ देखकर कहती है, ये सब तुम्हारी वजह से हो रहा है, इसकी कीमत तो तुम्हें चुकानी होगी। जस्ट वेट, बाद वॉच इरा मैं क्या करती हूँ।
इरा भले ही अपने दोस्तों से बात कर रही लेकिन उसका भी क्यारा की तरफ ही था। भले ही उन लोगों की बातें न सुनी हो लेकिन क्यारा के एक्सप्रेशन देख वो समझ जाती है कि वो अभी हर्ट है और रो रही है, जिसे समझते हुए उसे काफ़ी मज़ा आ रहा था। फिर वो भी अपने दोस्तों के साथ चली जाती है। वहाँ बस क्यारा अकेली खड़ी रह जाती है। जारी है चैप्टर 25 क्यारा और ईशान के ख्याल। नेक्स्ट डे मल्लिक हाउस में सुहानी बुआ हाल में तैयार बैठी थी। आज वो आहूजा मैंशन जाने वाले थे क्योंकि आज वैभव दादाजी जन्मदिन था। उन्हें अब इस उम्र में अपने जन्मदिन पर यह पार्टी पसंद नहीं थी, इसलिए घर वालों ने बस पूजा रखा था। इसमें पास उनके खास रिश्तेदार और दोस्त ही मौजूद होंगे। सुहानी बुआ हाल में दोनों बहनों का इंतजार कर रही थी, तभी उन्हें कृष्णा आती दिखी, जिसे देख वो थोड़ा हैरान हो गई। आज कृष्णा पर्पल कलर की साड़ी पहनी थी, कानों में बड़ा सा झुमका और गले में एक लॉकेट, एक हाथ में साड़ी से मैचिंग चूड़ी और दूसरे में घड़ी। चेहरे पर हल्का सा मेकअप और बोलों को खुला छोड़ रखा था। लेकिन बुआ की हैरानी की वजह ये थी कि आज पहली बार शादी के बाद कृष्णा को बिना सिंदूर और मंगलसूत्र के देखा था। जब कृष्णा कबीर से डाइवोर्स की बात कर अपने फैसले को सुहानी बुआ और इरा को बताया था, तब सुहानी बुआ ने उसे समझाया था क्योंकि शादी कोई बच्चों का खेल नहीं होता जिसे जब मन आए हम तोड़ सकते हैं। लेकिन इरा ने कृष्णा का पूरा साथ दिया था। इरा जानती थी आगे जाके उसकी बहन के साथ और भी बुरा होगा, इसलिए उसने सुहानी बुआ को समझाया। वैसे वो भी जानती थी कबीर और कृष्णा का रिश्ता बाकी पति पत्नी से अलग है, इसलिए फिर उन्होंने भी कुछ नहीं कहा। कृष्णा अपनी बुआ के पास आके कहती है, बुआ मैं जानती हूँ आप हैरान हैं मुझे ऐसे देखकर, लेकिन जब मैंने फैसला ले ही लिया है तो उस निशानी को अपने साथ रखने का क्या फ़ायदा होगा। इधर इरा मिरर के सामने खड़ी थी। आज उसने इंडियन ड्रेस पहना था, पंजाबी सूट और पटियाला के साथ दुपट्टे को अपने गले में पहना था, मैचिंग इयररिंग और जूती, साथ में थोड़ा सा मेकअप। उसने आज बालों को अपने मांग से 2 लट निकलते हुए पीछे हल्के से क्लच किया हुआ था। वो आज काफ़ी प्यारी लग रही थी। खुद को मिरर में देख सोचती है वो जाना नहीं चाहती थी, लेकिन दादाजी करना जा रही। वैभव दादाजी हमेशा से इरा को अपनी पोती की तरह ही प्यार दिया था। उन्हें हमेशा इरा पर विश्वास रहा। पिछली लाइफ में उनकी तबीयत ज़्यादा खराब होने के कारण बहुत कम बार मौका मिलता था इरा को उनके साथ टाइम स्पेंड करने के लिए। शायद आज भी वो नहीं जाती, लेकिन दादाजी ने कल खुद कॉल की थी, उन सभी को इनवाइट किया था। इरा नीचे जाती है तो सुहानी जी और कृष्णा उसका ही वेट करते मिलते हैं। सुहानी जी इरा को अपने पास बुलाती है और अपने आंखों से काजल लेके इरा के कानों के पीछे लगाते हुए कहती है, किसी की नज़र नहीं मेरी बच्ची को। उसके बाद कृष्णा के कान के पीछे भी काला टीका लगा देती है। फिर वो सब वहाँ से निकल जाते हैं। आहूजा मैंशन, क्यारा का रूम। क्यारा अपने कानों में ईयररिंग पहनकर खुद को शीशे में देखते हुए कहती है, उस दिन तुम्हारे कारण ईशान ने मुझे सबके सामने डांटा था, जिसका हिसाब तो तुम्हें चुकाना ही पड़ेगा। इरा आज तुम्हारी ऐसी हालत करूंगी कि सभी तुम्हें धक्के मरकर यहाँ से निकलने। उसकी आंखों में साफ इरा के लिए नफरत देखी जा सकती थी। ये वो क्यारा लग ही नहीं रही जो दुनिया के सामने है। इस क्यारा में क्रूरता की झलक दिख रही थी। वही जो क्यारा दुनिया के सामने थी वो तो लगी मासूम लग रही, जिसे अच्छे और बुरे का पता ही नहीं है। क्यारा अपनी आंखों में नफरत और होठों पर डेविल स्माइल के साथ इरा के बर्बादी के बारे में सोच रही थी। तभी उसका गेट नॉक होता है, जिससे सुन अपने एक्सप्रेशन हमेशा की तरह मासूम और प्यारी बना लेती है। गिरगिट से भी तेज रंग बदलती है ये लड़की। केआर गेट खोलती है, सामने नूतन जी खड़ी थी। नूतन जी क्यारा को देखकर कहती है, मेरी बच्ची आज बिल्कुल परी लग रही है, किसी की नज़र न लग जाए। कहते हुए वो भी अपने आंखें से काजल निकल क्यारा को लगा देती है। क्यारा स्माइल करते हुए कहती है, मोम में कितनी लकी हुए जो आप मेरी मोम हो, वरना जब मैं छोटी थी तब मेरे एडोप्टेड मोम डैड के बिहेवियर के कारण मैं हमेशा ही उदास रहती थी। कहकर रोने लगती है। नूतन जी उसे अपने गले से लगाते हुए कहती है, क्यारा बच्चा वो पुरानी बात है, उसे सोचकर उदास मत हो। अब तो मैं और पूरा परिवार तुम्हारे पास है जो तुमसे बहुत प्यार करती है। कहकर वो क्यारा का सिर सहलाने लगती है। क्यारा जो बस रोने का नाटक कर रही थी, वो अपने मन में कहती है, सही कहा मॉम आपने, जो मेरा है उसे मुझसे कोई नहीं छीन सकता, चाहे वो कोई भी क्यों नहीं हो। उसके होठों पर जो थोड़ी देर पहले उदासी बड़ी स्माइल दी वो अब एक इविल स्माइल में बदल जाती है। फिर वो दोनों नीचे मेहमान का स्वागत करने चले जाते हैं। एक कमरा जो पूरी तरह से अंधेरे में डूबा था, तभी कोई उस कमरे में आता है और कमरे की लाइट चालू करता है और वो शख्स एक पेंटिंग के सामने खड़ा हो जाता है। धीरे से उस पेंटिंग पर से कपड़ा हटता है और अपनी हल्की ग्रीन एंड ब्लैक कलर के कॉम्बिनेशन वाले आंखें से उस पेंटिंग में मौजूद लड़की को बहुत ही शिद्दत भरी नज़रों से देख रहा था। वो पेंटिंग किसी और की नहीं बल्कि इरा की ही थी और वो शख्स कोई और नहीं बल्कि ईशान ही था। और उस रूम में इरा की कई सारी पेंटिंग थी जिसे खुद ईशान ने ही बनाया था।
ईशान इरा की पेंटिंग देख रहा था। उसे देखते हुए कहता है, बेबी डॉल, इन कुछ दिनों में जो भी मेरे साथ हुआ उसे मैं बिल्कुल भी समझ नहीं पा रहा था। पहले तुम्हारे इग्नोर करने से बहुत गुस्सा आता था, फिर धीरे धीरे एक बेचैनी से होने लगी, और अब इतना कह वो उस रूम में मौजूद इरा की पेंटिंग को देखकर बिल्कुल एक शायको की तरह कहता है, अब मेरी अंदर के सुकून को तुमने छीना है बेबी डॉल, जिसे तुम्हें ही वापस करना होगा। फिर वो वहां से चलकर दूसरी पेंटिंग के पास रुकता है। उस पेंटिंग में इरा काफी क्यूट लग रही थी। उस पेंटिंग पर अपना हाथ फेरते हुए ईशान कहता है, तुम नहीं जानती तुम मेरे लिए क्या बन गई हो, बट डोंट वरी, बहुत जल्द पता चल जाएगा। उसके बाद उस पेंटिंग में इरा के सिर की जगह अपनी हॉट रख किस करता है और रूम की लाइट बंद कर चला जाता है। इरा इन सब से बेखबर कि कोई उसे बर्बाद और कोई उसे अपना सुकून बनाने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। वो अपने मोबाइल में एक ईमेल चेक कर रही थी, और जैसे जैसे ईमेल चेक कर रही वैसे वैसे उसका चेहरा कठोर होता जा रहा था। अपने मोबाइल को बंद कर कुछ सोचने लगती है। थोड़ी देर में उसी कार आहूजा मैंशन के आगे रुकती है। इरा अपने सामने आहूजा मैंशन को देख रही थी। एक टाइम था जब वो इस मैंशन को अपना घर कहती थी, लेकिन आज वो यहाँ मेहमान बनकर आई थी। जारी है साहिबा राजपूत बलदेव राज। चैप्टर 26 कबीर की बेचैनी। इरा कार से उतरकर मैंशन के अंदर जाती है। इरा को गेट आर ही नूतन जी दिखती है, जो सभी लोगों के स्वागत के लिए खड़ी थी। इरा नूतन जी के पास जाती है और एक नज़र देख आगे बढ़ जाती है। इरा को आज भी याद था जब सभी लोगों ने इरा पर विश्वास करने से इनकार कर दिया था। तब इरा नूतन जी की तरफ आस भरी नज़रों से देखती है कि शायद उन्हें तो उस पर विश्वास होगा, लेकिन नूतन जी कुछ कहती नहीं है, बस अपना चेहरा फेर कर खड़ी हो जाती है, जिसका मतलब इरा अच्छे से जानती थी। इरा ने नूतन जी की अपनी माँ का दर्जा दिया था, और जब उन्होंने ही विश्वास करने से मना कर दिया तो किसी और से क्या ही उम्मीद की जा सकती है। इधर नूतन जी ने भी इरा को देख लिया था, और जब इरा उनके पास आए तो उन्हें बहुत अच्छा लगा, लेकिन जब इरा उन्हें एक नज़र देखकर चली गई तो वो अपनी जगह पर एकदम से जम गई। वो उन दिनों को याद करने लगी जब इरा अपने स्कूल या नाना के घर से वापस आती थी तो सबसे पहले उनके पास जाती थी और उसने पूरे दिन में क्या किया सारी बातें बताने लगती थी। घर के सारे लोग इरा की बातें सुन हैरान रह जाती थे, क्योंकि इरा बचपन से ही काम बोलती थी, लेकिन नूतन जी सामने बिल्कुल अलग बिहेव करती थी। लेकिन फिर धीरे धीरे सब बदल गया। आज पहली बार इरा बिना नूतन जी से मिले चली गई। नूतन जी अभी भी अपनी सोच में ही गुम थी। तभी तो कृष्णा ने आके उनके पैर छू लेने पर बस कृष्णा के सिर पर हाथ रख बिना कुछ कहे वैसे ही खड़ी रह गई, जिससे कृष्णा को काफी अजीब लगा, लेकिन ज्यादा न ध्यान देते हुए वो भी अंदर चली गई। इरा वैभव जी के पास आके कहती है, दादू हैप्पी बर्थडे, और अपने हाथों में पकड़ा गिफ्ट उन्हें दे देती है। वैभव जी इरा को देख खुश हो जाते हैं और इरा को अपने गले से लगाते हुए कहते हैं, इरा आपको जरा भी हमारे याद नहीं आती है, न कभी भी आप हमसे मिलने नहीं आती। मना कि इस घर के लोगों ने आपसे रिश्ता तोड़ लिया है, लेकिन हम तो हमेशा से आपके साथ थे। इरा दादाजी की बात सुन थोड़ी सी शांत हो गई। आखिर उन्हें क्या बताती, उसे इस परिवार के लोगों को देखना तक पसंद नहीं है। फिर अपने चेहरे पर झूठी मुस्कान लेट हुए कहती है, दादू क्या आप भी आपको इस वक्त हमारे लिए दादी को ढूंढना चाहिए और आप मुझे ढूंढ रहे हैं। दादाजी इरा के सिर पर हल्की चपत लगाते हुए कहते हैं, बदमाश, यही सब सिखा है मैंने अपने दादा को छेड़ना। कौन छेड़ रहा है आपको? दादू कहते हुए कृष्णा उनके गले लग जाती है। इरा कहती है, दी मैं तो बस दादू के फ्यूचर अच्छा हो इसके बारे में कह रही थी, लेकिन दादू को मेरी बात पसंद नहीं आया तो मैं क्या करूं? दादू कहते हैं, अच्छा जी कह इरा के कान खींचने लगते हैं। इरा बच्चों जैसे वैभव जी से खुद के कान छुड़ाने के लिए बोलती है। वही इन लोगों की नोकझोंक पूरी आहूजा और वहां आए काफी सारे लोग देख रहे थे। सभी के चेहरे पर छोटी सी स्माइल थी, लेकिन क्यारा जिसे हमेशा ही लोगों की अटेंशन की आदत हो गई थी उसे जरा भी अच्छा नहीं लग रहा था, लेकिन फिर भी सभी को दिखाने के लिए अपने होठों पर नकली स्माइल बनाए रखती है। आखिर वो कैसे अपना असली चेहरा लोगों को दिखा सकती है। कृष्णा भी दादाजी बर्थडे विश करती है। वहीं पर नूतन जी आती है, उनके साथ उनकी बहन नीलम थी। नीलम जी का शॉर्ट इंट्रो। ये जब कॉलेज में थी तभी से अभिक जी यानी इरा के फादर को पसंद करती थी। कई बार प्रोपोज भी किया था, लेकिन अभिक जी तो आशा जी को पसंद करती है थे, इसलिए नीलम जी आशा जी को बिल्कुल पसंद नहीं करती थी। फिर बाद में जब कृष्णा को उन्होंने देखा तो वो बिल्कुल अपनी मां यानी आशा जी पर गई थी, इसलिए उन्हें कृष्णा भी नहीं पसंद। और जब नीलम जी अपने किसी रिश्तेदार की रिश्ता कबीर के लिए लाई थी तब नूतन जी ने माना कर दिया, ये कह कि कबीर और कृष्णा की शादी होने वाली है, जिससे उनका कृष्णा के लिए नफरत बहुत बढ़ गई। जब भी मौका मिलता उसे सुनती रहती।
नीलम जी भी वैभव जी को उनके जन्मदिन की बधाई देती है। तभी उनकी नज़र कृष्णा पर पड़ती है, जिसने आज सिंदूर और मंगलसूत्र नहीं पहना था। फिर क्या जो मौका उन्हें चाहिए था वो मिल गया। नीलम जी कृष्णा की तरफ देखकर कहती है, ये सब क्या है? क्या तुम हमारे कबीर को मरना चाहती हो, जो बिना सिंदूर और मंगलसूत्र के हो? जब एक लड़की की शादी हो जाती है तो मरते दम तक अपने सुहाग की निशानी को नहीं हटाती। और तुम फिर नूतन जी की तरफ देखकर कहती है, दीदी मैंने कहा था न इसे अपने घर की बहू मत बनिए, देखा आज बिना सुहाग की निशानी के तैयार हुई है। मैंने कितनी सुशील और संस्कारी लड़की को चुना था अपने कबीर के लिए, लेकिन आपने माना कर दिया। नीलम जी बातें वहां मौजूद सभी लोगों ने सुना था। कबीर जो वही मौजूद था वो कृष्णा की तरफ देखता है। उसने आज सच में सिंदूर और मंगलसूत्र नहीं पहना था। जब कृष्णा ने कहा था कि वो सुई डाइवोर्स दे देगी तब उसे बिलीव नहीं हुआ था। उसे लगा था कृष्णा का कोई नया ड्रामा होगा, लेकिन आज कृष्णा को इस तरह देख उसे यकीन हो गया था कि कृष्णा सच कह रही है। लेकिन उसे खुश होने के बजाय इस चीज़ से उसे तकलीफ हो रही है, जिसका कारण उसे खुद नहीं पता। आखिर यही तो उसकी चाहत थी कि कृष्णा उसके लाइफ से दूर चले जाए, लेकिन जब असल में हो रहा है तब उसे तकलीफ हो रही है। चैप्टर 27 इरा और कृष्णा के फैसले। नीलम जी को मौका चाहिए था कृष्णा को सुनने का, जो उन्हें मिल गया। नीलम जी सबके तरफ देखते हुए कहती है, मुझे तो पता ही था ये बस ढोंग करती है कबीर से प्यार करने का। अरे 1 साल से ज़्यादा हो गए दोनों की शादी को, लेकिन अभी तक मेरा कबीर इसे अपनी पत्नी नहीं मानता। कुछ तो कमी होगी इस लड़की में। नीलम जी ये सारी बातें बहुत ही कड़वी थी। बस बहुत हो गया कहते हुए इरा बिल्कुल नीलम जी के सामने आके खड़ी हो गई और उनकी आंखों में आंखें डालकर देखती है, जिससे तो एक पल के लिए नीलम जी घबरा जाती है, क्योंकि इरा की आंखें गुस्से से लाल हो गई थी। इरा आगे कहती है, क्या कहा आपने? मेरी दी में कमी है राइट? फिर एक नज़र सब पर डाल इरा कहती है, अगर कोई जौहरी हीरे की परख करना न जानता हो तो गलती जौहरी ही होती है न कि हीरे की। और फिर अपनी आवाज़ तेज मगर सख्त करते हुए कहती है, फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन मेरी दी और मिस्टर आहूजा की जल्द ही डाइवोर्स होने वाला है, इसलिए जब रिश्ता ही नहीं बचा तो उसकी निशानी लेके घूमना किसी बेवकूफ़ी से कम नहीं। ये सुन वहाँ बिल्कुल ही सन्नाटा छा जाता है। इरा आगे कहती है, मिसेज नीलम सिन्हा आपको किसने हक दिया है मेरी दी के बारे में कुछ भी बोलने का? और किस संस्कार और सुशील की बातें कर रही थी? जिस लड़की का रिश्ता आप लेके आई थी आप खुद उसके साथ उसका अबॉर्शन करवाने साथ गई। क्यों मैं सही कह रही हूँ न? ये सब कुछ इरा को पहले ही पता था, लेकिन कभी इस चीज़ का जिक्र नहीं किया था, लेकिन आज पानी सिर से ऊपर चला गया था। नीलम जी इरा की बात सुन घबरा जाती है और हकलाते हुए कहती है, तुम झूठ बोल रही हो। तुम्हें लगता है ये सब कुछ कह अपनी बहन की गलती पर पर्दा डाल दोगी? नीलम जी बात पर इस बार कृष्णा आगे आते हुए कहती है, कौन सी गलती मासी जी? मैं भी यही जानना चाहती हूँ कि ऐसी कौन सी गलती की है मैंने, जो आज तक कबीर ने मुझे अपनाया नहीं। मैंने तो बस अपनी मम्मा की ख्वाहिश पूरी करने के लिए शादी की थी, वो भी तब जब सबकी मर्जी थी। लेकिन आज तक ये रिश्ता बस मैं निभा रही कबीर के लिए। ये रिश्ता एक बोझ से कम नहीं। मैंने अपनी पूरी कोशिश की कबीर के दिल में अपनी जगह बना सकूं, लेकिन कबीर ने हर बार मुझे नकारा। मैं जानती हूँ वो मुझसे प्यार नहीं करते, लेकिन काम से काम एक मौका ही देते। इस शादी को मैं अब थक गई हूँ, इस बंधन को निभाते निभाते, लेकिन अब और नहीं। कृष्णा ये सारी बातें कहते हुए उसे सब याद आ रहा था। कबीर का हर बार उसे इग्नोर करना, उसे बेइज्जत करना। उसने अब सोच लिया था इस रिश्ते से कबीर को पूरी तरह आज़ाद कर आज सुकून की जिंदगी जाएगी। नूतन जी आगे आके कृष्णा से कहती है, क्या ये सच है बेटा? तुम कबीर को डाइवोर्स दे रही हो? कृष्णा नूतन जी तरफ देख एक बार कबीर की तरफ देखती है, जो उसे ही देख रहा। शायद उसे अभी तक यकीन नहीं हुआ था। कृष्णा कहती है, जी बड़ी मोम, मैंने ये शादी को निभाने की पूरी कोशिश की, लेकिन ये बात आप भी जानती है कबीर को ये शादी बस एक बोझ लगती है। इस रिश्ते का न तो कभी फ्यूचर था न ही कभी होगा, इसलिए बाद में इस शादी से और भी ज़्यादा तकलीफ हो, उससे पहले इस शादी का टूट जाना ज़्यादा अच्छा रहेगा। नूतन जी कृष्णा की बात सुन कुछ नहीं कह पाती। उन्हें भी पता था कबीर और कृष्णा का रिश्ता बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, इसलिए वो अपना हाथ कृष्णा के सिर पर रख उसे खुश रहने का आशीर्वाद देती है और कहती है कि वो हमेशा उसके साथ रहेगी। आखिर उन्होंने ने भी इस बच्ची को इस 1 साल में कबीर के कारण उदास होते हुए देखा है। वो नूतन जी हमेशा से उसे अपनी बेटी ही माना है, फिर वो कैसे उसके फैसले में उसके साथ नहीं होगी।
नूतन जी इरा की तरफ देखती है। हाँ, वो मानती थी इरा से गलतियां हुई है, इसलिए वो बस इरा से नाराज थी, और आज जब इरा ने उनसे इस तरह से बिहेव किया तब उन्हें रिलीज हुआ कि वो कुछ ज़्यादा ही इरा से कठोर हो गई थी। इसलिए नूतन जी इरा से बात करना चाहती थी। नूतन जी आगे बढ़ इरा के पास जाती है और अपना राइट हैंड इरा के गालों को पकड़ने के लिए बढ़ती है कि तभी इरा 2 कदम पीछे हो जाती है और नूतन जी हाथ खाली ही रह जाता है। वो अपनी नम हुई आंखों से इरा की तरफ देखती है। इरा, जिसने नूतन जी को अपने तरफ आते हुए देख लिया था, फिर जब उन्होंने उसे छूने की कोशिश की तो उसने अपने कदम पीछे कर लिए। वो जानती थी अब जी वो कहने वाली है उससे नूतन जी काफ़ी हट होगी, लेकिन इरा अपना फैसला ले चुकी है। इसलिए नूतन जी को देखते हुए कहती है, आपने मुझे बचपन से बिल्कुल एक माँ का प्यार दिया था, मैं आज भी आपको अपनी मोम मानती हूँ। लेकिन इतना कह इरा थोड़ी देर चुप हो जाती है। नूतन जी इरा की बात समझ नहीं पा रही थी, उनका दिल किसी अनहोनी के डर से काफ़ी तेजी से धड़क रहा था। इरा अपनी बात आगे कंटिन्यू करते हुए कहती है, बड़ी मोम, मैंने इस परिवार को अपना माना था, खुद को लकी समझती थी कि मेरे पास इतना बड़ा और खूबसूरत परिवार है, लेकिन मेरी खुशी को हमेशा की तरह नज़र लग गई। पहले मम्मा डैडा छोड़कर चले गए, फिर नानू, और जिस परिवार को अपना माना वो मुझे अपना नहीं पाए। एक वक्त था जब आप सब ने मुझसे अपना नाता तोड़ा था, आज मैं तोड़ रही हूँ, हमेशा हमेशा के लिए। नूतन जी इरा की बात सुन बिल्कुल ही हैरान हो गई, लेकिन सिर्फ वो ही नहीं, वहाँ मौजूद है हर एक इंसान, और खुद कृष्णा भी उतनी ही शौक थी। उसे नहीं लगा था इरा कभी ये फैसला भी लेगी। कृति जी आगे आते हुए इरा से कहती है, क्या मतलब है तुम्हारा इरा? क्या जो इल्ज़ाम तुम पर लगाए गए थे वो झूठे थे? तुमने अपनी जलन में आकर कितनी बार क्यारा को तकलीफ पहुंचाई? अगर तुम्हारी जगह कोई और होता तो अभी तक उसे हम पुलिस के हवाले कर चुके होते, लेकिन तुम तो उल्टा हमें ही दोषी कह रही हो। कुछ लोगों को कृति जी की बातें सही लग रही थी, वही कुछ लोगों को गलत। नीलम जी भी इस मौके का फ़ायदा उठाते हुए कहती है, देखो तो इस लड़की को उम्र इतनी छोटी है लेकिन चालाकी में तो सभी की उस्ताद है। तब मुझे गलत ठहरा रही थी और खुद जो कांड किए है उसे भूल गई। उसकी बात पर इरा घूर कर नीलम जी देखती है, जिससे डरते हुए वो अपना मुंह बंद कर लेती है। इरा कृति जी देखते हुए कहती है, आपको मुझसे कुछ भी बोलने से पहले मुझसे माफ़ी नहीं मांगनी चाहिए। माफ़ी? किस बात की माफ़ी? कृति जी माफ़ी का नाम सुन गुस्से से कहती है। उस पर इरा कहती है, उसी बात की माफ़ी, वो आपने बिना गलती के मुझे थप्पड़ मारा था, कुछ याद आया? कृति जी उस पार्टी की रात याद कर चुप हो जाती है। आखिर जिसे उसे थैंक यू बोलना चाहिए था उसे थप्पड़ मार दिया, और कितना कुछ सुना दिया था उस दिन। इरा कहती है, खैर छोड़िए उस बात को, मुझे न तो किसी की माफ़ी चाहिए और न ही थैंक यू, बस मैं अपनी बात कहना चाहती हूँ। मुझे अब इस फैमिली से कोई मतलब नहीं रखना, मैं बस पूजा के लिए रुकी हुई हूँ। और वही सबको छोड़ गार्डन एरिया की तरफ चली जाती है ताकि कुछ ताज़ी हवा से अपने मन में उठ रहे तूफान को रोक सके। इरा गार्डन एरिया में आके थोड़ी शांत होती है और सोचती है, मैं अभी पूरी तरह से इस फैमिली से दूर नहीं हो सकती। आखिर अभी तक मुझे उस मास्क मैन का पता नहीं चला है जो मेरी पिछली लाइफ की बर्बादी की असली गुनहगार है। अगर मुझे उसका पता लगाना है तो इस फैमिली के हर एक मेंबर पर अपनी नज़र बनाए रखना होगा। तभी उसे ऐसा एहसास होता है जैसे उसके पीछे कोई खड़ा है, और जैसे ही पीछे देखती है पूरी तरह से शॉक हो जाती है। जारी है चैप्टर 28, क्या है सच? आहूजा मैंशन के सामने कई कार्स आके रुकती है। पहले कार के ड्राइविंग सीट से एक नौजवान बाहर निकलता है और पैसेंजर्स सीट से एक लड़की। ये दोनों ईशान और ईशानी थे। आज दोनों ने ही ट्रेडिशनल क्लॉथ कैरी किया था, जिसमें वो दोनों ही काफ़ी हैंडसम और ब्यूटीफुल लग रहे थे। उसी के पीछे की कार से उनके मोम एंड डैड निकलते हैं और बाकी की कार से उनके बॉडीगार्ड। वो चारों अंदर जाते हैं और उनके बॉडीगार्ड वही खड़े रहते हैं, क्योंकि आहूजा के पास खुद ही बहुत ऐसे ट्रेंड बॉडीगार्ड थे, इसलिए उन्हें अंदर जाने की कोई ज़रूरत नहीं थी। दूसरी तरफ जब इरा को लगता है कोई उसके पीछे खड़ा है तो वो पीछे मुड़ के देखती है। वो शख्स क्रिश था। आप लोगों को क्रिश याद है ना? इरा क्रिश को देख चौंक जाती है। इरा और क्रिश का रिश्ता कुछ खास ठीक नहीं है। इरा क्रिश को देखते हुए कहती है, तुम यहाँ क्यों आए हो? क्रिश अपने चेहरे पर थोड़ी स्माइल लाते हुए कहता है, ओ मैम, हियर कैसी हो तुम? इरा उसके सवाल से उसे अजीब नज़रों से देखते हुए पूछती है, ये तुम्हें क्यों जानना है? और उसे घूरने लगती है ताकि जान सके वो क्यों उसके पास आया है। क्रिश थोड़ी सा सीरियस होते हुए कहता है, इरा मैं तुम्हें सॉरी बोलने आया था। उस दिन पार्टी में मुझे इस तरह से रिएक्ट नहीं करना चाहिए था बिना सच जाने। आई एम सॉरी आयरा। इरा क्रिश की बात सुन कहती है, ओके मैंने तुम्हें माफ़ किया, और वैसे भी हम इतने भी करीब नहीं है जो मुझे तुम्हारी बातों का बुरा लगे। क्रिश इरा की बात सुन बुरा फील करता है। कुछ सालों पहले तक वो दोनों भाई बहन से बढ़कर उनकी गहरी दोस्ती थी, लेकिन एक इंसिडेंट की वजह से आज वो दोनों एक दूसरे से बात तक नहीं करते।
इरा कहती है अगर तुम्हारा हो गया हो तो अब तुम जा सकते हो, मुझे थोड़ी देर अकेले रहना है। क्रिश जब देखता है इरा उससे बात नहीं करना चाहती तो वह टॉपिक चेंज कर कहता है इरा आज जो तुमने कहा उसका क्या मतलब था, क्या तुम सच में हमसे अपने रिश्ते तोड़ रही हो। उसकी बात सुन इरा एक तक उसकी तरफ अपने कदम बढ़ाते हुए कहती है मेरे अंदर कहे गए हर एक शब्द सही थे और उसकी वजह तुम भी अच्छी तरह जानते हो। क्रिश कहता है क्या तुमने सोचा तुम्हारे इस फैसले से बाकी के फैमिली मेंबर पर क्या बीतेगी, तुम्हें जरा भी फर्क नहीं पड़ता। इरा क्रिश की बात सुन हंसते हुए कहती है हाँ फर्क। फिर गुस्से से हाँ नहीं पड़ता, फर्क किस बात के लिया, मुझे फर्क पड़ना चाहिए जिसे मैंने बचपन से अपनी फैमिली माना है, उसे मेरी किसी बात पर भरोसा नहीं या इस बात के कारण मुझे फर्क करना चाहिए कि तुम्हारी लाडली और नाजुक सी बहन क्यारा के साथ कुछ भी होता है बिना सोचे समझे मुझे गलत ठहरा दिया जाता है, इस बात के लिए फर्क करना चाहिए। इरा सच में जवाब चाहती थी अपने सवालों का। इरा पीछे मुड़कर कहती है क्यों मुझे ही हमेशा गलत समझा गया, क्या आज तक किसी ने कुछ जानने की कोशिश की नहीं, जो भी क्यारा कहती थी सब उस पर भरोसा कर लेते थे। हाँ मानती हूँ मैं कि उनकी बायोलॉजिकल कुछ नहीं लगती, और क्या मेरी गलती थी कि बचपन में क्यारा को किडनैप कर लिया लाया था जिससे उसे अच्छी लाइफ नहीं मिली। उसकी गलतियों को नादानी समझकर माफ़ कर दिया जाता है और मेरी हर गलती पर पैनिशमेंट क्यों। इरा क्रिश की तरफ देखते हुए अभी मैं फ़िलहाल अकेला रहना चाहती हूँ, सो प्लीज़ तुम जाओ यहाँ से। क्रिश जिसने आज पहली बार इरा को इस तरह से देखा था, आज वो उसे पूरी तरह से अकेली दिख रही थी। वो जानता था इरा बहुत स्ट्रांग थी, जल्दी अपने इमोशन शो नहीं करती थी, लेकिन आज उसकी आंखें बिना कुछ कहे भी बहती कुछ कह रही थी और वो भी जानता था आज इरा के इस बिहेवियर में उसका भी थोड़ा बहुत रोल तो जरूर था। और यही सब सोचते हुए वो यहाँ से चला जाता है। इरा और क्रिश की बातें दो और लोगों ने सुनी थी। ये दोनों कबीर और ईशान थे, लेकिन दोनों ही अलग अलग जगह खड़े थे जिससे इन दोनों ने एक दूसरे को नहीं देखा। जब इरा गुस्से से गार्डन एरिया की तरफ चली गई थी तब कबीर भी उसके पीछे गया था, लेकिन तभी उसका फ़ोन बजने लगा जिस कारण वो कुछ सेकंड लेट पूछा। तब तक क्रिश इरा के पास पहुंच गया था और ईशान जब अंदर आया था तभी से उसकी नज़र इरा को ढूंढ रही थी, लेकिन जब उसे नहीं मिली तब उसने किसी वेटर से पूछा जिससे उसके इरा कहाँ है पता चल गया और उसने भी इरा की बातें सुनी थी। कबीर को इरा की बातें किसी खंजर की तरह चुभ रही थी। जब उसने पहली बार इरा को अपनी गोद में लिया था तब उसने वादा किया था उसे हर एक खुशी देगा जो वो चाहती होगी, लेकिन आज इरा के कहे गए हर एक वर्ड से उसे अपने आप से किया वादा टूटे हुए नजर आ रहे थे। ऐसा नहीं कि उसने उस पर विश्वास नहीं किया था, लेकिन हालात ही ऐसे होते थे कि उस पर विश्वास करना मुश्किल हो जाता था। आज उसे उन गलती का एहसास हो रहा था कि उसने इरा की जगह क्यारा को चूज किया था। उसे लगता था क्यारा काफ़ी इनोसेंट है, इसलिए उसे ज़्यादा केयर की ज़रूरत है, उसे चक्कर में उसने इरा को ही भुला दिया। अब शायद ही कभी इरा उसे माफ़ करेगी। इधर ईशान का हाल भी कुछ अलग नहीं था। बचपन से लेके आज तक जिस तरह से उसने उसके साथ बिहेव किया था वो सब कुछ उसे भी याद रहा था। ईशान को लगता था इरा एक मतलबी लड़की है जिससे दूसरों से कोई फर्क नहीं पड़ता है, उसे जो चाहिए उसे पाने के लिए वो कुछ भी कर सकती है। और उसे वो दिन याद आता है जब इरा और क्यारा 10th क्लास में थे। तब एक रात जब वो अपने किसी काम से कहीं जा रहा था तब उसे एक लड़की भागती हुए दिखती है और उसके पीछे कुछ गुंडे भी थे, जिसे देख वो अपनी कार रोक उस लड़की के पास पहुंचता है। ईशान उस लड़की की तरफ देखता है जिसने स्कूल यूनिफॉर्म पहना था और उसके पीछे खड़े गुंडों में ने दो उस लकड़ी के हाथों को पकड़ उसे कहीं ले जा रहे थे और वो लड़की जोर जोर से खुद को बचाने के लिए मदद की पुकार कर रही थी। तब ईशान ने उस लड़की को बचाया था और जब उसने उस लकड़ी को देखा तो शौक रह गया। वो क्यारा थी जिसकी हालत बिल्कुल भी सही नहीं थे, वो बेहोश हो गई थी। तब ईशान ने उसे हॉस्पिटल पहुंचाया और उसके बाद पूरी आहूजा फैमिली को इन्फॉर्म किया और जब क्यारा को होश आया तब उसने बताया कि ये सब इरा ने कराया था और वो गुंडे लकड़ियाँ को बेचने का काम करते हैं, जिससे पूरी फैमिली इरा से नफरत करने लगी थी और यही सबसे बड़ा कारण था सबकी नफरत का। और वही दिन भी था जिसने इरा को उससे सब कुछ छीन लिया था। वैसे शुरू में विश्वास नहीं हुआ था, लेकिन क्यारा के पास एक वीडियो था जिसमें इरा साफ साफ कह रही कि क्यारा को उसे उसकी असली जगह पहुंचा दो। साथ ही क्यारा की एक फ्रेंड ने कुछ बैंक डिटेल दी थी जिसने से कई पैसे ट्रांसफ़र किए गए थे उन गुंडों के अकाउंट में, जिससे सभी को इरा ही गलत लग रही थी। और तब से ही ईशान इरा से काफ़ी ज़्यादा नफरत करने लगा और यही कारण था जिससे हमेशा ईशान क्यारा को अपने साथ रखता था ताकि फिर से उसके साथ कोई हादसा न हो जाए।
उन दिनों को याद कर ईशान कहता है क्या मतलब हो सकता है इरा के कहना का, क्या ऐसा हो सकता है उस दिन जो कुछ भी क्यारा के साथ हुआ था उसमें इरा का हाथ न हो, मुझे इसकी पूरी छानबीन करनी होगी। सभी अपनी अपनी सोच में गुम थे, लेकिन क्या कबीर और ईशान को अपनी गलती का एहसास होने के बावजूद इरा माफ़ कर सकती है, जिसका जवाब शायद इरा ही दे सकती है। और न जाने क्यारा ने कितना कुछ किया है इरा को सबसे दूर करने में, ये सब भी हम धीरे धीरे जानेंगे। चैप्टर 29 इरा पर अटैक। ईशानी मैंशन के अंदर जल्दी जल्दी आ रही थी, उसका पूरा चेहरा लाल नजर आ रहा था। तभी सामने से इरा आती है और ईशानी को यूं हड़बड़ते हुए देखकर उसके पास जाती है और उसके गाल और सिर को छूते हुए पूछती है, इशू क्या हुआ, तेरा चेहरा इतना लाल क्यों है, कहीं तेरी तबीयत तो खराब नहीं हो गई। ईशानी इरा का सवाल सुन अभी थोड़ी देर पहले जो उसके साथ हुआ को याद करने लगती है। ईशानी जब सबके साथ अंदर आ रही थी तभी उसके पास विंग कंपनी के चीफ का कॉल आता है, क्योंकि इरा का कॉल लग नहीं रहा था और ईशानी ही मून ग्रुप के काम ज़्यादातर देखती थी। चीफ ने उन साइंटिस्टों से रिलेटेड बात करने के लिए कॉल किया था। कॉल कट हो जाने के बाद कुछ ईमेल सेंड करना था ईशानी को, जिस कारण उसका ध्यान सामने से आ रहे इवान पर नहीं जाता है और इवान का भी ध्यान सामने न होने के कारण उन दोनों का टक्कर हो जाता है। नीचे इवान और उसके ऊपर ईशानी थी, लेकिन वो दोनों इस पोजीशन में गिरे थे कि उनके लिप्स आपस में थोड़ा सा टच हो रहा था, जिससे वो दोनों ही जम से जाते हैं। ईशानी इवान की आंखों में देख रही थी, वही इवान तो पहले से ही ईशानी को देख रहा था। बैकग्राउंड म्यूजिक। इन आंखों में तुम जब से हो गए गुम, सारा जहां तेरा चेहरा, प्रीत का ये रंग अब तेरे संग और भी हो गया गहरा। इश्क है जो एहसास, इश्क है वो जज्बात, बदल दे ये दुनिया, बदल दे ये हालत। ईशानी और इवान अभी भी एक दूसरे को देख रहे थे, तभी ईशानी का फ़ोन रिंग करने लग जाता है, जिससे वो दोनों ही अपने होश में आते हैं। ईशानी जब देखती है उनके लिप्स आपस में टच हो रहे हैं तो जल्दी से इवान के ऊपर से उठती है और घर के अंदर चली जाती है। इधर इवान जो ईशानी के एहसास में खोया हुआ था और जब ईशानी को यूं भागते हुए देखता है तो उसकी तरफ देखते हुए कहता है, आज तुम खुद मेरे पास आई थी, फिर चाहे इसमें तुम्हारी मर्जी थी या नहीं, लेकिन अब से हमेशा के लिए तुम मेरी हुई। मेरी इशी। इस वक्त उसके होठों पर एक कातिलाना स्माइल थी जो उसे हद से ज़्यादा हैंडसम बना रही थी। ईशानी अपने ख्यालों में थी, तभी इरा की आवाज़ से होश में आती है। इरा कहती है, कुछ कहेगी, कब से बुला रही हूँ और तुम न जाने कौन सी दुनिया के सैर पर निकल गई थी, बता क्या हुआ। ईशानी इरा की बात सुन कहती है, ऐसा कुछ नहीं, बस बाहर धूप की वजह से मेरा चेहरा लाल पड़ गया था। चल अब पूजा शुरू होने वाली है। दोनों ही पूजा जहाँ हो रही थी वहाँ जाती है। सभी लोग पहले ही बैठ गए थे, वो दोनों कृष्णा के पास जाके बैठ जाती है। थोड़ी देर में पूजा खत्म हो जाती है, लेकिन इरा को पूजा के दौरान ऐसा लग रहा था जैसे कि कोई उसे बड़ी शिद्दत से देख रहा था, और जब इरा उस तरफ देखती है तो उसे ईशान दिखता है जो उसे ही देख रहा था, जिसका कारण इरा समझ नहीं पा रही थी। आखिर उसे थोड़ी न पता है ईशान की फीलिंग के बारे में, लेकिन इरा उसकी आंखों को देख रही थी जिसमें काफ़ी कुछ ऐसा था जो आज से पहले कभी भी उसने नहीं देखा था। तभी उसके आंखें के सामने उसकी पिछली लाइफ के आखिरी पल याद आते हैं, जिसके साथ ही उसके आंखें में ईशान के लिए नफरत साफ दिख रही थी, जिसका एहसास ईशान को भी हो रहा था। उसे लगता था इरा बस उसे इसलिए इग्नोर कर रहे हैं क्योंकि उसका बर्ताव उसके साथ काफ़ी बुरा था और वो क्यारा के साथ रहता है, इसलिए तो जब से उसे अपनी फीलिंग का एहसास हुआ है वो क्यारा से दूर रहता है। लेकिन उसे पता नहीं इरा को उससे अब कोई मतलब नहीं है, चाहे वो कुछ भी क्यों ना कर ले। थोड़ी देर बाद कृष्णा अभी अपने उस रूम में थी जहां वो शादी के बाद रहती थी। ये कबीर का रूम नहीं था, उसे काफ़ी भी उसे अपने रूम में नहीं रहना दिया। सब लोगों ने उसे कहा था कृष्णा को उसके रूम में ही रहना है, लेकिन तब उसने कहा था अगर कृष्णा उसके रूम में रहेगी तब वो इस घर को ही छोड़कर चला जाएगा। तब कृष्णा खुद ही दूसरे रूम में शिफ्ट हो गई, वो नहीं चाहती थी उसकी वजह से इस घर के बेटा सबसे दूर हो जाए। अभी कृष्णा अपने उन सामने को कलेक्ट कर रही थी जिसे वो अपने साथ ले जाएगी। उसने लगभग सभी सामने को रख लिया था, तभी कबीर उसके रूम में आता है और कृष्णा को अपना सामना पैक करते देख उसके पैक किए गए सामानों को घूर कर देखने लगता है, जैसे उसके घूरने से वो सामान अनपैक हो जाएगा। कृष्णा कबीर को अपने रूम में देख चौंक जाती है। आज से पहले कभी भी कबीर उसके रूम में नहीं आया था, चाहे उसे उससे कितना भी इम्पोर्टेंट काम क्यों न हो। इसलिए वो कबीर से पूछती है, क्या मैं जान सकती हूँ आप यहाँ क्या कर रहे हैं? जहाँ तक मुझे पता है आपका रूम दूसरे साइड है।
कबीर कृष्णा की बातों को अनसुना कर उसके पास जाता है और उसे कमर से पकड़ खुद के करीब खींचता है। कृष्णा कबीर के इस मूव से हैरान रह जाती है, उसे तो समझ ही नहीं आया कि अभी क्या हुआ। वो अभी भी सब चीज़ों को समझने की कोशिश कर रही थी। तभी कबीर उससे कहता है, तो तुम सच में डाइवोर्स चाहती हो? उसे पता नहीं क्यों लेकिन इस बात पर बहती गुस्सा आ रहा था, जिस कारण उसकी हाथों की पकड़ कृष्णा के कमर पर कस जाती है, जिससे कृष्णा की चीख निकल जाती है। कृष्णा अपने हाथों को जो उसके चेस्ट पर थे कबीर को खुद से दूर करने की कोशिश करते हुए कहती है, कबीर छोड़िए मुझे, हमें आप दर्द दे रहे हैं और क्या आपको नहीं पता मैं क्यों आपको डाइवोर्स दे रही हूँ? और फिर कबीर की आंखों में देखते हुए कहती है, आपको तो खुश होना चाहिए, आखिर आप भी तो यही चाहते थे। कबीर कृष्णा की बात सुन उसे छोड़ देता है। उसे खुद भी समझ नहीं आ रहा था आखिर क्यों उसे इस बात पर गुस्सा आ रहा था कि कृष्णा उसे डाइवोर्स दे रही है, और फिर बिना कुछ कहे वहां से चला जाता है। कृष्णा कबीर को बिना कुछ कहे जाते हुए देखकर उसकी आंखें से आंसू बहने लगते हैं। भले ही उसने कबीर को डाइवोर्स देना का फैसला लिया है, लेकिन कबीर उसका बचपन का प्यार है, उसे भूलना आसान नहीं है उसके लिए। जब अभी कबीर उसके पास आया था तो उसे उसके दिल के एक कोने में शायद ये लगा था कि कबीर उससे कहेगा उससे डाइवोर्स न दे, वो भी उससे बहुत प्यार करता है। लेकिन कबीर का चले जाना उसे बहती हट कर गया। वो अपने आंसू पूछते हुए खुद से कहती है, नहीं आज के बाद रोना नहीं है, तुझे खुद को इतना स्ट्रांग बनाना है कि कोई भी तुझे तोड़ न सके। कबीर आज आपने मुझे ठुकराया है, वादा है मेरा आपसे, इस बात का रिग्रेट आपको पूरी लाइफ होगा। फिर अपना सामना लेके नीचे चली जाती है। दूसरी तरफ इरा को ईशानी ने बता दिया था कि चीफ का कॉल आया था जो काफ़ी इम्पोर्टेंट था, जिस कारण फिलहाल उसे जाना था, इसलिए वो कृष्णा को ढूंढ रही थी। तभी मैंशन की सारी लाइट चली जाती है और हर तरफ अंधेरा हो जाता है, किसी को कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। इस अंधेरा का फायदा उठा कोई इरा के पीछे सिर पर किसी चीज़ से जोर से वार करता है, जिससे इरा बेहोशी की हालत में पहुंच जाती है। लेकिन वो अभी भी पूरी तरह से बेहोश नहीं हुई थी, और जब अटैक कर फिर से इरा को मारने की कोशिश करता है तब इरा अंधेरे में भी उसके अटैक को डोज कर देती है और उसे ही बहुत बुरी तरह मरती है। तभी लाइट ऑन हो जाता है। इरा अपने सामने देखती है एक आदमी बेहोश था जिसे उसने ही बेहोश किया था, लेकिन अब इरा का भी सिर घूमने लगा था और वो बेहोश हो जाती है। लेकिन वो जमीन पर गिरती तभी ईशान उसे पकड़ लेता है, जो यहाँ हुई मारपीट के आवाज़ से आया था, और उसके पीछे इवान भी था। ईशान इरा को बेहोश होते देख बहुत ही ज़्यादा घबरा जाता है। ईशान देखता है एक आदमी भी वही बेहोश पड़ा है। वो इवान को इस आदमी का ध्यान रखने को कह इरा को अपनी गोद में उठा हाल में एक सोफा पर लेटा देता है, और कृष्णा जो उधर ही आ रही थी उसे आवाज लगा है ताकि कृष्णा इरा का इलाज कर सके। कृष्णा इरा को बेहोश देख डर जाती है और जल्दी से उसके पास जाती है। तब तक उन लोगों की आवाज सुन सभी वहां पहुंच जाते हैं। इरा को बेहोश देख सबके चेहरे पर चिंता दिखाई दे रही थी। कृष्णा इरा को चेक करने लगती है, तभी उसे इरा के सिर के पास से खून बहता हुआ नजर आता है। वो जल्दी से अपने सामान से मेडिकल किट का बॉक्स निकल इरा का इलाज करना शुरू कर देती है। बाकी सब घरवाले इरा की ऐसी हालत देख ईशान की इसका रीजन पूछते हैं। इस वक्त ईशान के आंखों में इरा को खोने का डर साफ नजर आ रहा था। भले ही उसके एक्सप्रेशन शो नहीं हो रहे थे, लेकिन उसकी आंखें जो हमेशा शांत रहती थी आज उसमें इरा के लिए चिंता, डर, केयर, प्यार सब नजर आ रहा था, जिसे देख कुछ लोगों को बिल्कुल अच्छा नहीं आज रहा था, जो और कोई नहीं दिव्या जी और क्यारा थे। दिव्या जी को अपने बेटे के लिए क्यारा पसंद है, इसलिए वो नहीं चाहती उसका बेटा इरा से प्यार करने लगे। और क्यारा वो तो ईशान को पसंद करती है, उसे तो बिल्कुल भी पसंद नहीं आएगा कि ईशान उसके अलावा किसी को पसंद करे, खासकर अगर वो लड़की इरा है तो उसे तो इरा से सब कुछ छीनना है जो उसका है। थोड़ी देर बाद इरा को उसके पहले वाले रूम में रेस्ट करने के लिए रखा गया था और सभी लोग नीचे हाल में बाकी अदर मेहमान चाहे गए थे। बस ईशान और इरा की फैमिली ही वहां मौजूद थी। अब तक सभी को पता चल गया था कि किसी ने इरा पर अटैक किया था, और वो आदमी जिसने इरा पर अटैक किया था वो पता नहीं कैसे लेकिन उनके चंगुल से भाग गया था। लेकिन फिर भी ईशान ने अपने गार्ड को उस आदमी का पता लगाने भेज दिया था। सब यही डिस्कस कर रहे थे आखिर इरा पर अटैक किसने कराया, लेकिन उन लोगों के बीच कोई था जिसका चेहरा बिल्कुल बिगड़ा हुआ था। आखिर उसका प्लान जो फ्लॉप हो गया था। चैप्टर 30। मोहरा रात का वक्त था। एक कमरा जो पूरी तरह से अंधेरे में डूबा हुआ था, बस एक छोटी सी लाइट जल रही थी जिसमें एक शख्स नजर आ रहा था। वो शख्स एक किंग साइज चेयर पर बैठा हुआ था, उसके एक हाथ में सिगार थी। उसका चेहरा अंधेरा होने की वजह से साफ अभी दिख रहा था, लेकिन उसके बॉडी लैंग्वेज से साफ समझ आ रहा था कि वो काफ़ी गुस्से में है।
उसके पीछे कुछ और लोग थे जो शायद बॉडीगार्ड थे। वही उस शख्स के ठीक सामने एक आदमी अपने घुटनों पर बैठा हुआ था। उसे देख साफ समझ आ रहा था उसे काफ़ी बुरी तरह टॉर्चर किया गया था। वो बड़ी मुश्किल से अपने घुटनों के बल बैठा था। जो शख्स चेयर पर बैठा था वो थोड़ा नीचे झुक सामने बैठे आदमी के बालों को पकड़ उसका सिर ऊपर करता है और अपने सिगार उसके जख्मों पर रगड़ देता है, और इसी के साथ उस आदमी की एक दर्दनाक चीख गूंजने लगती है। उस आदमी को चीखते देख वो शख्स अपनी कठोर आवाज में कहता है, क्या हुआ? दर्द हो रहा है? होना भी चाहिए, आखिर तुमने किंग की क्वीन को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की है। तुम्हें क्या लगा तुम मुझसे बच निकलोगे? हा हा हा, ऐसे ही लोग मुझे किंग नहीं कहते। तुमने मेरी बेबी डॉल को हार्म करने की कोशिश की है। तो आप लोग अब तक समझ गए होंगे ये कौन है। ये ईशान है, और उसके सामने जो आदमी है वो वही है जिसने इरा पर अटैक किया था, लेकिन ईशान ने अपने स्पेशल गॉड से उसे फिर पकड़ लिया। वो आदमी जब ये सुनता है कि उसके सामने किंग है तो उसकी पूरी बॉडी डर से कांपने लगती है। कौन नहीं जानता है किंग अपने दुश्मन को मौत से भी बदतर सजा देता है। वो आदमी अपनी कंपन भरी आवाज में कहता है, मुझे माफ़ कर दीजिए किंग, मुझे नहीं पता था वो लड़की आपसे बिलोंग करती है, वरना मैं कभी भी उसे नुकसान नहीं पहुंचता। किंग उफ ईशान उस आदमी के गालों को टाइट पकड़ते हुए कहता है, अगर तू चाहता है तेरी मौत भयानक न हो तो सीधे सीधे बता किसके कहने पर तुमने मेरी डॉल पर हमला किया था, वरना अपना अंजाम तुम खुद ही जानते हो, कहकर उसे छोड़ देता है। वो आदमी अपने मन में सोचता है, मुझे पता है अगर मैंने नहीं भी बताया तो भी किंग सब कुछ पता लगा लेगा। वो डरते हुए कहता है, किंग क्या अगर मैंने बता दिया तो आप मुझे छोड़ देंगे? ईशान उसकी बात सुन खतरनाक एक्सप्रेशन के साथ कहता है, तूने जिसे चोट पहुंचाई वो मेरे सांसे में बसती है, इसकी कोई माफ़ी नहीं है। अगर तूने बात दिया तो तेरी मौत आसान हो जाएगी, वरना। इतना कह ईशान चुप हो जाता है। वो आदमी जानता है उसका बचना मुमकिन नहीं, लेकिन उसे वो दर्दनाक मौत नहीं चाहिए, इसलिए वो बोलता है, किंग मुझे बस एक आदमी का कॉल आया था जिसने कहा था मुझे इस लड़की की एक एक्सीडेंटल केस की तरह मारना है, और ये भी कहा था मैं आज जाके उसे किडनैप कर लूँ। इसके बदले उसने मुझे काफ़ी पैसा दिया था, उसके अलावा मुझे कुछ भी नहीं मालूम। ईशान कहता है, ठीक है मान लिया, अब बता तुम्हें आहूजा मैंशन से किसने आज़ाद कर भगाया था? उसकी बात सुन वो आदमी कहता है, मुझे जब होश आया था तब मेरे सामने एक मास्क मैन था जो पूरी तरह से ब्लैक कपड़ों में था। मैं उस वक्त पहले से ही आहूजा मैंशन से काफ़ी दूर था। उस मास्क मैन ने मुझे ये देश छोड़ने के लिए कहा था, इसके अलावा और कुछ नहीं जानता। ईशान कहता है, तो अब तुम किसी काम के नहीं हो, और अपने पीछे खड़े आदमी से उस इंसान को ले जाने बोलता है और फिर खुद उस जगह से निकल जाता है। आहूजा मैंशन से बैकयार्ड में इस वक्त एक शख्स किसी से फ़ोन पर बात कर रहा था। वो आदमी बोलता है, क्या फिर से उसे पकड़ लिया गया? कितने मुश्किल से मैंने उसे यहाँ से बचाया था, लेकिन सब बेकार। अगर किसी को कुछ भी पता चला तो हम बच नहीं पाएंगे। उधर से किसी के कुछ बोलने के बाद वो कहता है, मुझे जल्द से जल्द उन दोनों बहनों से छुटकारा चाहिए, जानते हो न फिर जो हमें मिलेगा उसकी कीमत तुम सोच भी नहीं सकते। उधर से फिर कुछ कहा गया। उसके बाद वो शख्स कहता है, चिंता मत करो, दोनों के माँ और बाप को मारने के बाद आज तक किसी को कुछ पता नहीं चला, अब भी किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। वो शख्स बात कर ही रहा था तभी उसे ऐसे लगता है कि कोई आ रहा है, इसलिए वो छुप जाता है। तभी वहाँ क्यारा आती है। उसके हाथों में भी फ़ोन था। वो गुस्से से फ़ोन के दूसरी साइड इंसान जो उसकी बेस्ट फ्रेंड है उससे से कहती है, तुम्हें पता है आज मैंने प्लान बनाया था इरा को सबकी नज़रों में गिराने का, लेकिन उससे से पहले ही किसी ने उस पर अटैक करवा दिया, पूरा प्लान फ्लॉप हो गया। उसकी बात सुन उसकी दोस्त कहती है, क्यारा डोंट वरी, आज नहीं हुआ तो क्या हुआ, आगे भी कई मौके आएंगे। क्यारा अपनी फ्रेंड्स की बात सुन थोड़ी नाटक करते हुए कहती है, नंदनी कहीं मैं कुछ गलत तो नहीं कर रही? आई मीन भले ही वो मुझे पसंद नहीं करती और मुझसे मेरी फैमिली को छीनना चाहती है, लेकिन मुझे नहीं लगता उसके साथ कुछ भी गलत करना सही होगा। क्यारा की बात सुन नंदनी कहती है, नहीं क्यारा तुम कुछ गलत नहीं कर रही हो, वैसे भी इरा तो तुमसे तुम्हारी फैमिली और तुम्हारा प्यार छीन रही है, तुम बस उसे थोड़ा सा सबक सिखाना चाहती हो। अगर किसी को पता चल भी गया तो ये सारा ब्लेम मैं खुद पर ले लूंगी। क्यारा नंदनी की बात सुन अपने मन में कहती हूँ, यही तो मैं चाहती हूँ कि तुम मेरे सारे गलत कामों को अपने सिर ले लो, ताकि मैं हमेशा सबकी नज़रों में एक मासूम और इनोसेंट ही बनी रहूं। फिर नंदनी से कहती है, तुम कितनी अच्छी हो, मैं भगवान से प्रे करूंगी तुम हर जन्म में मेरी बेस्ट फ्रेंड बनो, तुम हमेशा मेरा साथ देती हो, थैंक यू। उसकी बात सुन नंदनी कहती है, हाँ हाँ मुझे तो हमेशा तुम्हारे साथ रहना
ही आखिर तुम कितनी भोली हो, तुम्हें सबसे से बचाने का काम मुझे करना ही होगा। अच्छा ठीक है, अभी रखती हूँ बाय। क्यारा भी उसे बाय कह कॉल कट कर देती है। फिर चांद की तरफ देखते हुए कहती है, भले ही तुमने सबसे अपना रिश्ता तोड़ने का फैसला किया है इरा, लेकिन तुम इतनी आसानी से नहीं जा सकती। मुझे कुछ ऐसा करना होगा कि कभी भी तुम इस परिवार का हिस्सा न बन सको। और ईशान की आंखों में मैंने जो फीलिंग देखी है उसे बहुत जल्द बदल कर फिर से उसकी आंखों में तुम्हारे लिए नफरत भर दूंगी। क्यारा एक डरावनी हंसी हंसते हुए वहां से चली जाती है। जो शख्स छुपा हुआ था वो बाहर निकलता है। उसने क्यारा की सारी बातें सुन ली थी, जिसे सुन वो कहता है, हम इंटरेस्टिंग शिकार तो मेरे पास था ही, बस मोहरे की कमी थी, आज वो भी मिल गया। फिर वो भी वही कैसी अंधेरे में गुम हो जाता है। नेक्स्ट डे इरा कल से आहूजा मैंशन में ही थी, साथ ही उसकी बहन और बुआ दोनों। इरा को धीरे धीरे होश आने लगता है। इरा धीरे से अपनी आंखें खोलती है और उठने की कोशिश करती है, तभी उसके सिर में एक तेज दर्द होने लगता है। वो अपना सिर पकड़ लेती है। फिर धीरे धीरे उसे सब याद आने लगता है, कैसे उस पर किसी ने अटैक किया था। वो अपनी नज़रें चारों तरफ दौड़ती है, तब उसे समझ आता है कि वो अभी भी आहूजा मैंशन में है और वो कमरा कभी उसका ही हुआ करता था। तभी कुछ लोग रूम के अंदर आते हैं। इरा उन लोगों की तरफ देखती है। रूम में अभी कृष्णा, सुहानी जी, नूतन जी और उन लोग के साथ कबीर और क्यारा दोनों थे। कृष्णा इरा के पास जाके पूछती है, अब कैसा फील कर रही हो, क्या अभी भी पेन हो रहा है। नूतन जी इरा से पास बैठते हुए कहती है, देखो तो जरा, पूरा चेहरा पीला पड़ गया है मेरी बच्ची का, जब तक तुम ठीक नहीं हो जाती कहीं नहीं जाओगी, तुम समझ गई। क्यारा भी आगे आके कहती है, हाँ इरा मोम बिल्कुल सही कह रही है, तुम कहीं नहीं जाओगी, कल तुम पर अटैक हुआ था, कहीं फिर से ना हो जाए। कबीर बस इरा की तरफ देख रहा था, उसे कल की बात याद आ रही थी, इसलिए चाह कर भी वो उसके पास नहीं जा पा रहा था। उसे पता नहीं था इरा के साथ कैसे बिहेव करे, इसलिए वो बस चुपचाप इरा की तरफ देख रहा था। थोड़ी देर इरा कुछ नहीं बोलती, फिर सभी को इग्नोर कर कृष्णा से कहती है, दी कब जा रहे हैं हम अपने घर, मुझे यहाँ अच्छा फील नहीं हो रहा, आप तो जानती है न मुझे क्राउड बिल्कुल पसंद नहीं है। सभी लोग इरा की बात सुन हैरान हो जाते हैं, क्या सच में अब वो लोग बस उसके लिए एक भीड़ की तरह है जिसे वो नापसंद करती है। नूतन जी इरा का चेहरा अपनी तरफ करते हुए कहती है, क्या मैं भी तुम्हारे लिए कोई मायने नहीं रखती हूँ। इरा नूतन जी को देख कहती है, बड़ी मोम बस एक सवाल, क्या आपको सच में लगता है उस दिन जो क्यारा के साथ हुआ उसमें मेरा हाथ है, क्या सच में आपको लगता है मैं इस तरह की हरकत कर सकती हूँ। क्यारा इरा का सवाल सुन घबरा जाती है, कहीं नूतन जी इरा पर विश्वास न करने लग जाए। वो अपने मन में कहती है, ओ गॉड, कहीं मोम और भाई इरा पर फिर से विश्वास न कर ले, मुझे कुछ करना होगा। वो देखती है सभी का ध्यान इस पर है, इसी का फायदा उठा वो थोड़ा पीछे जाती है, फ्रूट बास्केट से नाइफ उठा अपनी कलाई पर रख जोर से कहती है, मोम मुझे पता है आपका और इरा का रिश्ता बिल्कुल माँ बेटी का है, जो मेरी वजह से खराब हो गया, मुझे जीने का कोई हक नहीं है। और थोड़ा नाइफ को अपनी कलाई में चुभा लेती है। सभी लोग क्यारा की बात और उसकी हरकत देख शौक और परेशान हो जाते हैं, किसी को समझ ही नहीं आया अभी क्या हुआ। क्यारा देखती है कि सबका ध्यान इरा से हटकर उसकी तरफ आ गया है, तो वो रोते हुए कहती है, उस टाइम जो भी इरा ने मेरे साथ किया बस अपनी जेलसी में किया, आप सबको को इरा को माफ़ कर देना चाहिए, लेकिन खुद को ब्लेम करने से नहीं रोक सकती। आज मेरे कारण आप सब कितने दुखी हो, अच्छा होता मुझे काफ़ी आप लोग यहाँ लेके ही नहीं आते। कबीर घबराते हुए कहता है, क्यारा बच्चा ये क्या कर रही हो तुमने कुछ नहीं किया, इरा ने तुम्हारे साथ गलत किया था जिसकी पनिशमेंट उसे आज भी मिल रही है, प्लीज़ बच्चा नाइफ नीचे रख दो वरना लग जाएगी। नूतन जी भी डरते हुए क्यारा से पास जाने की कोशिश करती है और कहती है, कायू तुम खुद को ब्लेम क्यों कर रही हो, तुम तो हमारी बच्ची हो, तुम्हें तो मेरे पास आना ही था, माफ़ी तो मुझे मांगनी चाहिए थी, क्योंकि मेरी वजह से ही तो तुम्हें उस नरक जैसी जिंदगी इतने सालों तक झेलनी पड़ी। कबीर देखता है क्यारा का ध्यान नूतन जी में है तो जल्दी से क्यारा के हाथ से नाइफ छीन लेता है और उसे दूर फेंक देता है। नूतन जी और कबीर दोनों जल्दी से क्यारा को हग कर लेते हैं। कबीर क्यारा से कहता है, बच्चा आज के बाद ऐसी गलती काफ़ी मत करना, तुम तो हमारे परिवार की जान हो, तुम्हें कुछ होगा तो हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। नूतन जी भी कहती है, हाँ कायू आज के बाद ऐसी गलती कभी मत करना। क्यारा थोड़ा उनसे अलग होते हुए कहती है, आई एम सॉरी मोम एंड भाई, मुझे बस यही लग रहा था कि आज इरा आप लोगों के साथ नहीं रह रही है, उसमें सब मेरी गलती है, प्लीज़ मुझे एक बार माफ़ कर दे, आज से कभी कुछ ऐसा नहीं करूँगी। इरा क्यारा को देख अपने मन में कहती है, किसी को कैसे मैनुपुलेट किया जाए, तुमसे अच्छा कौन जान सकता है, खैर मुझे क्या ना तो मुझे तुम में कोई इंटरेस्ट है नहीं तुम्हारी फैमिली में। वो जानती थी क्यारा ने बस सभी का उसकी टॉपिक से ध्यान भटकने के लिए ये सब कुछ किया है, और जब उसे और उन लोगों का ड्रामा देखा नहीं जाता तब थोड़ी तेज आवाज़ में कहती है, दी बुआ मुझे घर जाना, मैं और ये सब कुछ बर्दाश्त नहीं कर सकती।
कृष्णा और सुहानी जी इरा की तरफ देखते हैं जो बहुत ही चिड़चिड़ा दिख रहा था, इसलिए वो लोग यहाँ पर और न रुकने का फैसला करते हैं। नूतन जी जो क्यारा को गले लगाए हुए खड़ी थी, उनका ध्यान इरा की तरफ जाता है, लेकिन तब से जो वो उन्हें रोक रही थी पता नहीं अचानक क्या होता है, वो बिल्कुल भी नहीं रोकती। अभी अभी क्यारा ने जो ड्रामा किया था तो पूरी तरह सक्सेस हो जाता है, तभी तो कबीर या नूतन जी कोई भी उन लोगों को रोकने की कोशिश नहीं करता। वो लोग अपना सामान लेके चले जाते हैं और क्यारा ये देख डेविल स्माइल करने लगती है, आखिर जो वो चाहती थी वही हो रहा है। एक कमरे में वही रात वाला शख्स कहता है, हाँ वो दोनों यहाँ से चली गई, कुछ दिन कुछ भी मत करना, इस मामले को थोड़ा ठंडा होने दो, फिर हम अपना प्लान एक्सिक्यूट करेंगे। और कल कट कर देता है। उसके होठों पर एक क्रिपी स्माइल थी। दूसरी तरफ नील अपनी बाइक पर कहीं जा रहा था, तभी उसे बस स्टॉप पर अविका दिखती है। उसे वहाँ देख वो उसके पास जाता है। हाय अविका, तुम यहाँ, तुम्हारी स्कूटी कहाँ गई? अविका नील को अपने सामाने देख चौंक जाती है और फिर उसके सवाल सुन कहती है, वो मेरी स्कूटी खराब हो गई, उसे ही ठीक करवाने यहाँ आई थी, लेकिन वो कल तक ठीक होगी, इसलिए घर जा रही हूँ। नील अपनी आंखों में चमक लिए अविका से कहता है, देखो मौसम खराब हो रहा है, तुम बस से जाऊंगी फिर वहाँ से घर काफ़ी टाइम लग जाएगा, इससे अच्छा मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ, तुम्हें तुम्हारे घर। अविका नील को मना करते हुए कहती है कि वो खुद चली जाएगी, लेकिन नील के कभी मानने के बाद मान जाती है। देखते हैं नील और अविका की लाइफ की पटरी कब रास्ते पर आती है।